हेलो दोस्तों, कक्षा 9 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शक्ति में आपका स्वागत है। इस सीरीज के हर एक वीडियो में हम एक एक चैप्टर कवर करते हैं, जिसमें हम हर एक चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके टेस्ट, आपके एग्जाम या आप अगर चैप्टर की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो इन सब में आपकी मदद करते हैं। तो आज के वीडियो में आपके पास बहुपद के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आया हूँ और वन बाय वन इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अच्छे से आप इन्हें समझना और इस सीरीज के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद हैं और फिर जो बहुपद हैं हमें उनकी घात बतानी है। ओके, सबसे पहली बात, व्यंजक तो सभी हैं। देखो, x, y, t, z ये सब क्या हैं? ये सब होते हैं चर। और जैसे 2 है, 4 है, माइनस √5 है, √3 है, ये सब हैं अचर। जब भी हम चर और अचर को आपस में मिक्सअप करते हैं तो क्या मिलता है? हमें व्यंजक मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि सभी के सभी 10 के 10 यहाँ पर व्यंजक हैं, लेकिन हर एक व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो कौन सा व्यंजक बहुपद होता है? केवल वही व्यंजक बहुपद होता है जिनमें चर की घात, चरों की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो। अगर किसी चर की घात ये हुआ या माइनस में हुआ, मान लो कि x की घात 1/2 है या x की घात -1 है या y की घात -2/3 है, तो ये जब जिनमें ये होगा वो बहुपद नहीं होंगे। जिनमें x की घात 3 है, x की घात 5 है, केवल अगर मान लो केवल y भी है, क्योंकि जहाँ पावर नहीं लिखी होती है वो 1 माना जाता है ना। इवन अगर केवल कोई नंबर है तो ये सभी के सभी क्या होंगे? ये बहुपद हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुपद नहीं होंगे जिनमें ये होगा और ये बहुपद होंगे। लेकिन अगेन इसमें भी एक छोटा सा कैच है। हमें अब आप इसको देखो, मान लो कि ये 5वां क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखोगे कि अरे ये तो x² है, ये भी x² है, x की घात 2। यहाँ भी जो घात है पूर्ण संख्या है, यहाँ भी घात पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो गया। लेकिन नहीं माय डियर, नहीं, ये बहुपद नहीं है। उसका कारण ये है कि नंबर नीचे नहीं हो सकती, ये चर नीचे नहीं हो सकता है अपॉन में, इसे हमने ऊपर लेकर आना है। ठीक है, तो हमने उसको प्रॉपर एक फॉर्म में लिखना है। सभी ऊपर होने चाहिए, सभी जो चर हैं वो ऊपर होने चाहिए, हर में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब वन बाय वन इन्हें करते हैं। तो जो फर्स्ट है, इसमें ये एक बहुपद है, तो इसका आंसर हो गया कि हाँ यह एक बहुपद है। तो यहाँ पर इस तरह से हम प्रॉपर पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि हाँ दिया हुआ व्यंजक एक बहुपद है, क्योंकि चर की घातें पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देखो x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो यह क्या है? एक व्यंजक है। तो ये हाँ में इसका आंसर होगा। और हमें देखो, हमें घात भी बतानी है कि इसकी घात क्या है। बहुपद का घात होता है सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात। अब यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 1 है, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है ना, तो इसकी घात होगी 3। समझ गए? तो ये व्यंजक है और इसकी घात 3 है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अब दूसरा वाला, क्या दूसरा वाला व्यंजक है? ये हो गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये व्यंजक है। आप ये मत समझना कि सर ये जो 2 है इसमें तो रूट लगा हुआ है। नो, 2 में रूट लग सकता है, इसमें नहीं लग सकता है ना। √y नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो ये बहुपद है, बिल्कुल है। तो ये हाँ ये बहुपद है। और इसकी घात क्या है? तो सबसे बड़ी घात है 2, तो इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात भी 2 होगी। ठीक है, जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की भी घात होती है। तो सेकंड वाले में क्या आंसर होगा? सेकंड वाले में भी आप इसी तरह से लिखेंगे, यानी जो सेकंड क्वेश्चन है
हाँ दिया हुआ व्यंजक एक बहुपद है क्योंकि चर की घातें पूर्ण संख्याएं हैं, और फिर जो इसकी घात है ये लिख देंगे 2, बहुपद की घात। अब तीसरा देखो, तीसरे में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो x है इसमें रूट लगा है, यानी x की घात, रूट का मतलब होता है आधा पावर, है ना, रूट का मतलब होता है घात आधा है, हाफ। तो क्लियरली यह बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि चर की घातें, चर की घात, एक ही चर है इसमें, तो चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम ये आंसर लिखेंगे, नहीं दिया हुआ व्यंजक एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। ये घात 1/2 है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब घात नहीं है, तो अब क्योंकि ये बहुपद नहीं है तो इसलिए इसकी घात भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना इनकी घात लिखिए, तो हम इनकी घात भी नहीं लिखेंगे क्योंकि घातें केवल बहुपद की घात हमें लिखनी है, बहुपद जो नहीं है वो उसकी तो घात ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब फोर्थ पार्ट जो है बिल्कुल यह बहुपद है। अब आप कहोगे कि ये कैसे बहुपद है? तो यहाँ पर जो देखो -6 है, अगर मान लो कि इसमें हमने x लगा दिया तो इसकी घात 0 रखनी पड़ेगी क्योंकि x तो वहाँ पे है नहीं, तो 0, लेकिन 0 एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल यह एक बहुपद है। तो ध्यान रखो यहाँ पे जो हाँ है उसमें आंसर इस तरह से आएगा, जो नहीं है उसमें आंसर इस तरह से आएगा। ओके, इस तरह से आप आंसर को लिखना, हर एक बार मैं लिखूंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इस तरह से। तो हम लिखेंगे कि हाँ दिया हुआ बहुपद एक व्यंजक है क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या में है। और इस बहुपद की घात क्या है? तो देखो जो अचर बहुपद होता है उसकी घात होती है 0, तो इसकी घात है 0, 0। ओके, 0। अब ये क्वेश्चन है क्या यह बहुपद है या नहीं है? तो अब आप केवल फोकस करो किस पे? चरों पे। टी देखो, टी देखो, यहाँ पे टी की घात 2 है, यहाँ पे टी की घात 1 है, बस बात खत्म, बिल्कुल है ये बहुपद है। तो हाँ यह बहुपद है और इसकी घात जो है 2 है क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब ये है, यहाँ पे क्या है कि जो 6th पार्ट है उसे हम प्रॉपर वे में करेंगे। पहले इसको हम लिखेंगे ऐसे कि ये होगा z² प्लस 5z पावर -2 प्लस 1, ये लिख दिया है ना, क्योंकि ये ऊपर आएगा। और फिर हम लिख देंगे बिल्कुल ये लाइन, बिल्कुल जो यहाँ पर लिखा है कि दिया हुआ बहुपद व्यंजक नहीं है क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में नहीं है। ओके, अब ये तो ये हो गया। अब ये देखो 7th, इसमें हम क्या करेंगे? देखो 1/3 में है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स को तो ये देखना ही नहीं है, बस केवल जो x चर है उनको देखना है। तो ये नीचे है, एज ऑलवेज जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ऊपर लेके जाते हैं, हम ऊपर लेके गए और ये -1 हो गया। तो फिर ये भी, ये नहीं था ना, हाँ ये भी नहीं है। ओके, और रीज़न सेम जो यहाँ पे लिखा है। अब ये जो रूट है ध्यान से देखो, ये x के ऊपर गया हुआ है, x के ऊपर तक है। अगर ये केवल 5 के ऊपर तक होता, केवल इतना होता और ये नहीं होता, फिर तो ये एक बहुपद होता, लेकिन क्योंकि ये रूट x के साथ में है तो ये किस तरह से होगा? ये 1 माइनस √5 और x की पावर 1/2 इस तरह से है ना। वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, सीधे ही आप लिख दोगे नहीं। और इसका कारण क्या है कि ये बिल्कुल यही कारण जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ऑलराइट, इट्स डन। अब ये 9th पार्ट है। अगेन यहाँ पे क्या है, चर को हम ऊपर लेके जाएंगे। 1/4 से हमें कोई परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो -2 है नीचे, ऊपर जाके +2 हो जाएगा। ये ऐसे है और ये 5। अब फोकस करो, तो x की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बिल्कुल ये है। तो हाँ यह बहुपद है। और क्यों बहुपद है? क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या में है और हमें साथ में क्या बताना है? घात बतानी। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है? 2 है, तो इस बहुपद की घात भी 2 होगी। और फाइनली हमारे पास ये है। अब ये थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये है 6x पावर हाफ x पावर 3/2 और नीचे है x पावर हाफ। इस नीचे जो है इसे हम अलग अलग करके लिख देते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल
लिख सकते हैं ना। अब देखो ये तो कट गया, और यहाँ जब हम भाग देते हैं तो घातें माइनस हो जाती हैं। तो 6 तो ये है, और ये जो ऊपर जाएगा तो 3/2 में से 1/2 जाएगा, तो केवल 1 बचेगा। तो ये है, कहने का ये मतलब है कि ये एक्चुअल में ये है। और अब बिल्कुल x पे ये है, चर पे फोकस करो, ये x है और इसकी घात 1 है, तो बिल्कुल ये पूर्ण संख्या है और ये बहुपद है। तो हाँ, यह बहुपद है। और इसकी घात क्या है? इसकी घात 1 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 1 है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को अचर रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। अचर होता है जिसकी घात 0 होती है, रैखिक होता है जिसकी घात 1, द्विघात और त्रिघात तो साफ दिख ही रहा है कि 2 और 3 घातें होंगी। अब पहला वाला देखो, तो घात मैंने क्या कहा था, हम देखते हैं सबसे बड़ी घात किसकी है। तो यहां पर सबसे बड़ी घात है 3, तो ये क्या है? ये त्रिघात है। तो इसका कारण अगर हमें प्रॉपर लिखना हो तो हम लिखेंगे कि चूंकि दिए हुए बहुपद की, तो यहां पर इस तरह से हम ये आंसर फ्रेम करेंगे। प्रॉपर स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे कि चूंकि दिए गए बहुपद की घात 3 है, घात 3 है, सबसे बड़ी जो घात होती है उसको हम बहुपद की घात कहते हैं, इसलिए यह एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये हो गया। सेकंड, इसकी घात 4 है, तो ये चतुर्घात है। क्या है? इसकी घात 4 है, चतुर्घात ये बहुपद है जिसकी 4 घात होगी। ओके, अच्छा, अब यहां पर ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ी घात इसमें 2 है, इसमें 4 थी, है ना। अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? तो x जो है यहाँ पे चर पे फोकस करते हैं हम, ये ध्यान रखना, नंबर पे फोकस मत करना। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया +4 और 4 की पावर लिख दिया 10, तो ये हम नहीं कहेंगे कि भाई 4 की सबसे बड़ी पावर तो यहाँ पे 10 आ गई, नहीं, हम फोकस और केवल किस पे करेंगे? चर पर करेंगे, यानी x y z जो ये है। तो x की घात यहाँ पर है 1, देख रहे हैं ना आप, 1 है इसकी घात, तो यानी, और जब घात 1 होती तो ये रैखिक बहुपद होते हैं, रैखिक। ओके, रैखिक बहुपद। अब यहां पर इसकी घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। अब ये देखो, ये इसमें कोई चर नहीं है, केवल और केवल अचर है ये, तो इसलिए इसका नाम ही अचर बहुपद है। यह अचर बहुपद है। इसमें घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद हो गया। इसमें सबसे बड़ी घात 1 है, तो यह रैखिक बहुपद है, रैखिक। और यहाँ पर जो ये चर है, अगेन इसकी घात 1 है, अगेन फिर से ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, डन। तो इस तरह से हम आंसर से लिखेंगे। तो मान लो कि जैसे 9th है, तो 9th वाले का आंसर कैसे लिखेंगे हम? दिए गए बहुपद की घात 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है, रैखिक। इस तरह से हम आंसर्स को फ्रेम करेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो गुणांक लिखने के लिए पहले तो हमें इन्हें सरल करना होगा। हमारे पास ये है फर्स्ट पार्ट, इसका गुणा करते हैं, और फिर मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि गुणांक होता क्या है, अगर आपको नहीं सब पता है। पहले गुणा कर देते हैं इसके। तो ये हुआ 3x², फिर इसका इसमें गुणा किया -4x, फिर -1 का इसमें किया, और -1 और -4 का +4 हो गया। तो 3x² - 7x + 4 गुणांक होता है जो उसके साथ लगा होता है मल्टीप्लाई में। x² का गुणांक यहाँ पर 3 है, तो हम लिखेंगे कि x² का गुणांक 3। अगर पूछा होता कि x का गुणांक क्या है, तो वो हम लिखते -7। समझ गए? मान लो कि अगर पूछा है कि x की घात
3 का गुणांक क्या है, मान लो कि ये पूछा हो, तो x घात 3 तो यहाँ है ही नहीं ना, तो इसलिए वो 0 हो जाता है। ये है इसका सॉल्यूशन। अब जो सेकंड है, तो यहाँ पर ये मैं सीधे गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 एक्स क्यूब, फिर इसका इससे गुणा किया -3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे गुणा किया +2x। अब -5 का तीनों से करेंगे, -5 का इससे किया तो -10x स्क्वायर, फिर -5 का -3x से किया तो माइनस का प्लस 5 दिया 15x, और -5 का +1 से किया तो ये -5 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 4x क्यूब, तो x क्यूब वाला ये है, x स्क्वायर वाला ये 2 हैं, -16x स्क्वायर, x वाले ये 2 हैं, तो 15 और 2 17 और -5 ये आ गया है। तो x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के साथ क्या है, ये -16 है, तो ये -16 हो गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास है 5x - 3, तो x स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है ना, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0। और यहाँ पर है π/2 x स्क्वायर प्लस x, इसमें x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के साथ क्या है, π/2 है, तो π/2 आ जाएगा, यह आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बहुपद का उदाहरण दीजिए जो है। अब बहुपद का उदाहरण हमें देना है, वो क्या है, देखो, एक घात का एक पदी। देखो, एक पद, द्विपद, त्रिपद ये क्या होते हैं, इसका ये आप समझिए बात को। एक पद होता है जिसमें एक ही पद हो, जैसे मान लो कि 4x, ये एक पद है। पद प्लस और माइनस जो होते हैं ना, ये पदों को अलग अलग करते हैं। अगर मैंने कर दिया 4x + 3y, तो ये कितने पद हो गए, ये अब 2 पद हो गए हैं, द्विपद। और अगर मैंने इसमें कर दिया 4x + 3y के साथ में +6, तो ये त्रिपद हो गया, इस तरह से। तो पद यानी ये, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये एक पद, द्विपद, त्रिपद, इस तरह से है। तो यहाँ पे एक पदी, तो 4x लिख दो, और x क्यों लिखना है, क्योंकि घात 1 होनी चाहिए, तो मैंने केवल x लिखा है, यानी x स्क्वायर नहीं लिखा है, ये क्यूब नहीं, इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। क्यों, एक तो एक पद है, अगर आप 4 न भी लगा तो भी ठीक है, ये भी आंसर है, ओके, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। लेकिन ध्यान रखना, प्लस करके कुछ मत लिख देना या माइनस करके कुछ मत लिख देना, वो द्विपद में आ जाएगा। तो चलो फिलहाल ये लिख देते हैं, 5 घात का एक पदी। अब घात 5 होनी चाहिए, तो x लिखो या y लिख दो, इसकी घात 5, बस हो गया, आंसर आ गया। हम अगर 6x5, ये भी आंसर है, ठीक है। 20 घात का द्विपद, 2 पद होने चाहिए और घात 20 होनी चाहिए, यानी x की पावर 20 और प्लस कर दो और x की पावर 10 कर दो या y की पावर 10 कर दो, ठीक है। तो 10 पावर से मतलब नहीं है, हमें सबसे बड़ी घात से मतलब होता है, वो जो कि क्वेश्चन की भी, बहुपद की भी घात होगी, तो ये है। और इसमें 2 पद भी हैं, तो ये, अगर आप केवल ये लिखो तो भी काम बन जाएगा, अगर आप ये नंबर लिख दो तो भी काम बन जाएगा, बात एक ही है। और ये है 3 घात का त्रिपद। 3 घात यानी सबसे बड़ी पावर 3 होनी चाहिए, ये है, और त्रिपद होना चाहिए, तो एक लिख देते हैं 4x और एक लिख देते हैं -6, ये है। तो बात समझ आ गई अच्छे से। अब हमारे पास ये है, और हमें P0, P3, P-3 ये सब ज्ञात करना है, और शून्यकों के बारे में आपका निष्कर्ष निकालते हैं। तो पहले तो मान ज्ञात करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन में जो बाकी चीज़ें पूछी हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। बहुपद हमारे पास है Px x³ + x² -9x - 9। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है, यानी
ज़ीरो पर निकालना है, तो x की जगह पे हमें 0 रखना है। अभी तीनों 0 हो गए हैं, 0 0 0, तो बेसिकली ये आ गया है -9। ओके, अब दूसरा है P3, तो यहाँ पर x की जगह पे 3। ठीक है, क्लियर है। ये हुआ 27 + 9 -27 -9, ये कटा और ये 0 आ गया है। P-3, तो फिर से यहाँ पर x की जगह पे -3 हमें रखना है, तो -3 क्यूब -3 स्क्वायर -3 -9, ये हो गया। -27 + 9 + 27 -9। ओ ओके, ये तो फिर से कट गया। सही जा रहे हैं ना हम? ये तो फिर से कट रहा है, ये फिर से 0 हो गया। पे लिख देते हैं। और फाइनली हमें P-1 ज्ञात करना है, तो x की जगह पे -1 हमें रखना है। -1 का क्यूब -1 स्क्वायर -1, और ये हो गया है -1 + 1 + 9 -9। ओके, ये भी चारों कट गए, ये भी 0 आ गया, तो ये ठीक है। ओके, अब हमें तो ये तो हमें पता चल चुके हैं। एक ये निकला P0 ये है, P3 ये है, P-3 और P-1 ये निकल चुके हैं। Px के शून्यकों के बारे में आपका निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक शून्यक ये है, एक ये है, एक ये है, तो हम ये कहेंगे कि हम क्या कहेंगे कि 3 -3 और -1 Px के शून्यक है। और आगे पूछा है कि क्या 0 Px का शून्यक है। तो देखो 0 रख के भी हमने देखा था यहाँ पर, तो 0 आया था, ये नहीं आया था ना, यानी ये शून्यक नहीं है। तो हम कहेंगे कि चूंकि P0 0 नहीं है, इसीलिए 0 Px का शून्यक नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से हम ये आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेषफल ज्ञात कीजिए जब बहुपद Px ये है और इसको Gx यानी इससे विभाजित किया जाता है। ओके, तो हमें यहाँ पर शेषफल ज्ञात करना है, और ये एक्चुअल डिवीजन से यानी एक्चुअल भाग दे के नहीं, इसे हम ज्ञात करेंगे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके। शेषफल प्रमेय में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 रखते हैं, तो हम रखेंगे Gx जो कि है 2x - 1 बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से 2x बराबर हो गया है 1 और x हो जाएगा 1/2, 1/2। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब हम शेषफल ज्ञात करेंगे शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपको शेषफल ज्ञात करना हो तो x की जगह पे उसका मान रख दो, और यहाँ रख दो, जो भी आंसर आएगा वो शेषफल होगा। तो हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार जो शेषफल होगा वो होगा P और x की जगह पे हम रख देंगे जो x का मान है ये यहाँ। ओके, तो ये हो जाएगा 4 × x की जगह पे हमें 1/2 रखना है, इसकी घात 3 है, -12 1/2, इसकी घात है 2, फिर है 14 1/2 -3। अब इसे हम थोड़ा सरल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/8 -12 × 1/4 प्लस ये तो कट जाएगा 7 बार -3, ये 3 बार कटा और ये 2 बार कटा, तो यहाँ पर आ गया है 1/2
-3 + 7 -3। इतना देखो, ये है -6 हो गया और 7 प्लस का है, तो ये 7 में से 6 गया 1, यानी 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं शेषफल। किसका प्रयोग किया हमने? शेषफल प्रमेय का। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रश्न संख्या 7, ये हमारे पास एक बहुपद है px, एक बहुपद है gx, और हमें ज्ञात करना है कि px इसका गुणज है या नहीं है। तो गुणज का क्या मतलब है? गुणज मतलब कि उसके पहाड़े में आता है, उसके टेबल में आता है। जैसे 15, तो 15 5 का गुणज होता है ना? बिल्कुल होता है। अब कैसे हम पता करें कि इसका गुणज है कि नहीं है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 15 5 का गुणज है, पता करो, तो आप क्या करोगे? इसे भाग दोगे। अगर ये पूरा पूरा चला गया तो इसका मतलब ये गुणज है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया ना। तो अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि गुणज है, और नहीं आएगा तो गुणज नहीं है। अब शेषफल ज्ञात करना है। आप समझ गए ना? अब क्वेश्चन इस तरफ घूम चुका है कि इसका शेषफल क्या होगा, और शेषफल हम ज्ञात करेंगे शेषफल प्रमेय से। ओके, पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था ना शेषफल प्रमेय, वैसे ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो जब भी हमें शेषफल प्रमेय यूज़ करना होता है तो सबसे पहले इसको हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पर gx बराबर 2 - 3x, इसको 0 रखने पर तो यहाँ से क्या होगा? देखो, 2 = 3x और x हो जाएगा 2/3, 3 नीचे आएगा तो 2/3, x हमें मिल चुका है। अब हम निकालेंगे शेषफल। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार जो शेषफल होगा, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर x की जगह पे हम रखेंगे 2/3, तो ये होगा 2/3 की घात 3 माइनस 2/3 + 1। अब इसे हम सरल करेंगे, 8/27 माइनस 2/3 + 1। अब इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 27 आएगा एलसीएम, और 27 और 8 होता है 35, तो 35 - 18, 35 - 18 होता है 17, ये हो जाएगा। और ये 0 नहीं आ रहा है, चूंकि शेषफल 0 नहीं है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि px gx का गुणज नहीं है। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। प्रश्न 8, हमें इसमें बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे गुणनखंड प्रमेय से करेंगे। गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय बहुत पास हैं, ये लगभग एक जैसी हैं। ओके, शेषफल प्रमेय में हम बस शेषफल ज्ञात करते हैं। गुणनखंड प्रमेय में क्या है? गुणनखंड प्रमेय में यह है कि अगर वो शेषफल 0 हो जाए तो गुणनखंड होता है। तो हम क्या करेंगे? हम शेषफल प्रमेय में जैसे शेषफल निकालते थे ना, हम वही शेषफल निकालेंगे, और अगर वो 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले हम इन्हें नाम दे देते हैं। तो माना इस वाले को px नाम दे देते हैं, लेकिन इसको हम एक ऑर्डर में लिख देते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे सबसे बड़ी घात, फिर ये, फिर x, और फिर 12, और दूसरे को हम नाम दे देते हैं gx। तो gx है 2x - 3। अब हमें यह दिखाना है, सिद्ध करना है कि ये इसका एक गुणनखंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले मैं लिख देता हूँ, हमें यह सिद्ध करना है कि यह इसका गुणनखंड है। तो ये हम ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, इसे 0 रखना है। ये 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 2x = 3, और यहाँ पर x हो जाएगा 3/2।
ये यहाँ तक क्लियर समझ आ गया है। अब हम यहाँ पर रखेंगे जो पी एक्स है, एक्स की जगह पे हम रखेंगे 3/2। यहाँ पर x की जगह पे 3/2 रखना है, तो रखते हैं 3/2 की पावर 3 माइनस 9, 3/2 की पावर 2 प्लस 3/2 प्लस 12, 2 गुणा 27/8 माइनस 9 गुणा 3 3 9/2 दूनी 4 प्लस 3/2 प्लस 12, ये 4 बार। ओके, अब ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे हम 27/4 और ये 81/4, 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। तो ये जो 3 है इनको हम आपस में प्लस करते हैं। वैसे अगर हम इन दोनों को करें तो ठीक रहेगा, बट कोई बात नहीं, तीनों को करते हैं प्लस। इनका जो एलसीएम है वो 4 है। ऊपर क्या है, 27 इधर है, 81 इधर है, और नीचे क्योंकि 2 था पहले, अब 4 हो गया है, तो 2 दूनी 4 और ये 6 और ये 12 अलग से है। इतना ठीक है। ओके, प्लस में है 27 और 6 33, माइनस में है 81/4 प्लस 12। अब 81 में से 33 गया तो ये होता है 48 और बड़े का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे 4 से कटेगा तो ये -12 होगा और ये +12 और ये 0 हो गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि बराबर 0, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, और शेषफल प्रमेय में आपने देखा होगा कि अगर शेषफल 0 हो जाए तो हम ये कहते थे कि ये इसका गुणज है या ये इसका गुणनखंड है, तो ये लगभग सिमिलर है। बस गुणनखंड प्रमेय में हम शेषफल देखते हैं, 0 अगर आ जाए तो वो गुणनखंड होगा, और वो हम कह सकते हैं कि गुणनखंड प्रमेय से ऐसा हुआ है। अगर आपको शेषफल प्रमेय का यहाँ पे यूज़ करना है तो आप ये लाइन ज़रूर लिखेंगे कि शेषफल प्रमेय से, और फिर ये निकालेंगे शेषफल जो कि 0 होगा, तब आप लास्ट में क्या लिखोगे कि चूंकि शेषफल 0 है इसीलिए gx px का एक गुणनखंड है, तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एनीवे, आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वास्तविक विभाजन के बिना सिद्ध कीजिए कि ये जो बहुपद है वो इससे पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो कैसे हम ये सिद्ध करेंगे कि यह विभाजित होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो कि कोई संख्या है 198 और मैं आपसे कहूँ कि सिद्ध कीजिए कि 198 33 से विभाजित होता है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको भाग देंगे। अब वैसे यहाँ पे लिखा है वास्तविक विभाजन के बिना, यानी हमें प्रॉपरली भाग नहीं देना है, लेकिन हम करेंगे क्या यहाँ पर, अगर हमें भाग देना हो तब 33 से तो मुश्किल हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा 3 और 11, है ना। अब हम 3 से चेक करेंगे भाग देके, 11 से चेक करेंगे भाग देके, ये इससे भी होता है और इससे भी होता है, तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये 3 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है, तो 33 से भी विभाजित होगा। यही हम यहाँ पर करेंगे, हम इसके करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड जब हमारे पास आएंगे 2, तो फिर हम इससे भी चेक करेंगे और इससे भी चेक करेंगे। दोनों से अगर ये विभाजित होता है तो यानी इस पूरे से विभाजित होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इतना मुश्किल सा ये है, इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो अब इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं। तो ये जो बहुपद है इससे हम px नाम दे देते हैं। तो माना px बराबर है 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 7x + 6 तथा इसको gx नाम दे देते हैं, x² + x - 6। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। कैसे इसका गुणनखंड करते हैं? हम करते हैं इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, है ना। आई एम श्योर आपको पता होगा कैसे करते हैं ये। अगर नहीं पता है तो ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। यहाँ पर हम
इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसको माइनस करके 1 आए, तो वो 3 और 2 हैं, 3 दूनी 6 होता है, 3 में से 2 गया 1 आता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब x कॉमन आया तो ये हो गया x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन आएगा तो ये हो गया x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों से कॉमन है, यहाँ x बचा और यहाँ 2 बचा, तो ये हो गया है। बात समझ आ गई। अब हम इससे विभाजित करके देखेंगे, मीन्स गुणनखंड प्रमेय का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे वैसे, लेकिन पहले इससे चेक करेंगे और फिर इससे चेक करेंगे, दोनों से ही ये यहाँ पर ये भी गुणनखंड निकलेगा और ये भी निकलेगा, तो फिर हम ये इस नतीजे पर पहुँचेंगे, इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि भाई क्योंकि ये दोनों गुणनखंड हैं इसलिए ये भी है। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इससे, तो हम लिखेंगे कि x प्लस 3 बराबर 0 रखने पर, अब ये 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर -3 आएगा। अब ये -3 जो है ये यहाँ पर पुट करो इस वाले में, तो ये हो जाएगा x की जगह पे -3 हमें रखना है, ठीक है, -3 की पावर 4 प्लस 3 -3 की पावर 3 -12 -3 की पावर 2 -7 -3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 81 3 और ये है -27, ये 9 है, 7 या 21 प्लस 6, ये है 162 -81 12 9 में 108 प्लस 21 प्लस 6। अब देखो प्लस में ये तीनों हैं, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 162 प्लस 21 होता है 183 और 6 प्लस किया तो 189, और 81 और 108 भी 189 होता है, तो ये 0 हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि p-3 ये 0 है, इसीलिए x प्लस 3 px का गुणनखंड है, और ये किससे, गुणनखंड प्रमेय से, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 3 px का एक गुणनखंड है। क्लियर हो गया, यानी ये तो हो गया है। अब x माइनस 2 के लिए देखो, तो x माइनस 2 को 0 रखने पर, तो यहाँ x बराबर हो गया 2, और अब इसमें x की जगह पे हमें 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 प्लस 3 2 पावर 3 माइनस 12 2 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की घात 4 होता है 16, और 2 की घात 3 होता है 8, और ये 4 7 दूने 14 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 8 3 24 माइनस 48 माइनस 14 प्लस 6। अब प्लस प्लस वाले ये तीनों हैं, इन्हें प्लस करेंगे हम तो आएगा 32 56 56 6 62, माइनस माइनस वाले ये हैं, इनको भी हम आपस में प्लस करेंगे तो ये भी 62 आएगा, और ये 0 हो गया है। तो अगेन वही लिखेंगे कि चूंकि x2 p2 ये 0 है, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 2 px का एक गुणनखंड है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये भी इसका गुणनखंड निकल गया है, ये भी निकल गया है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि x प्लस 3 और x माइनस 2 px के गुणनखंड हैं, इसीलिए यह px को पूर्णतया विभाजित करता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आएगा, फाइनल स्टेटमेंट, कि चूंकि x प्लस 3 और x माइनस 2 px के गुणनखंड हैं, जो कि हैं, ये सब आपको मैंने करके बता दिया है। इसीलिए देखो ये जो है ये यही तो है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है x स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये भी px का गुणनखंड होगा, और पूर्णतः और गुणनखंड होने का मतलब है कि पूर्णतया विभाजित करता है।
तो यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको अच्छे से ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। प्रश्न संख्या 10, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जब ये में x+2 और ये गुणनखंड हों, यानी इसके ये दोनों गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग हम करेंगे, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले इसको नाम देते हैं px का। तो px है 2x³ प्लस ax² प्लस x प्लस b। अब यहाँ पे x+2 हम रखेंगे। देखो पहले इससे चेक करेंगे, ठीक है। तो x+2 को 0 रखने पर, अब इसको 0 रखा तो x क्या होगा, -2। x की जगह पे -2 हम रखेंगे तो क्या होगा, 2 × -2 का पावर 3 -2 प्लस b, है ना। जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे -2। तो ये हो जाएगा 2 × -8 प्लस a 4 -2 प्लस b, -16 प्लस 4a -2 प्लस b, ये हो जाएगा 4a प्लस b -18। अच्छा, अब चूंकि ये px का गुणनखंड है इसलिए ये 0 होगा। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि x+2 px का गुणनखंड है, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4a प्लस b -18 ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि -18 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 4a प्लस b बराबर 18, और ये हमारी एक समीकरण बन गई है। समझ आ गया। अब यहाँ पर ये हम 0 रखेंगे, जो हमने इसके साथ किया वही हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि 2x - 1 को 0 रखने पर, तो ये हमने 0 रखा तो इससे 2x बराबर हो जाएगा 1 और 2 नीचे जाएगा तो x हो गया हाफ। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो हमारे पास बहुपद दिया है इसमें x की जगह पे हाफ रखेंगे। तो x की जगह पे हाफ रखा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने हाफ रखना है, तो ये हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, ये 1/2 ये 1/8 होता है और 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, तो ये आ गया है। इसको हम काटेंगे तो इस तरह से सिंप्लीफाई होके आ गया है। इससे हम प्लस करेंगे तो ये 1 + 2 हो जाएगा प्लस a/4 प्लस b, यानी ये हो गया है 3/4 प्लस a/4 प्लस b। ओके, यहाँ तक हो गया है। अब फिर से वही बात है जो हमने यहाँ पे लिखा कि चूंकि 2x - 1 इसका एक गुणनखंड है, 2x - 1 px का एक गुणनखंड है, इसीलिए गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा कि p हाफ 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो अब हम इसे रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा क्या, 3/4 प्लस a/4 प्लस b = 0। 4 एलसीएम लिया, 3 प्लस a प्लस 4b ये हुआ 0, यानी 4 उधर जाएगा तो 3 प्लस a प्लस 4b ये हुआ 0, और a प्लस 4b ये आ जाएगा -3। तो और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है।
फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ये थी। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। एक है 4a प्लस, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो चलो पहले हल करते हैं। पहली समीकरण है 4a प्लस बी इक्वल्स टू 18 और दूसरी समीकरण है a प्लस 4b इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसमें हम 4 से गुणा करते हैं जिससे ये 4b हो जाए। तो ये बन जाएगा क्या? 16a प्लस 4b प्लस 72 और इसे इसके नीचे लिख देते हैं a प्लस 4b इक्वल्स टू -3, है ना। अब ये विलोपन विधि से आराम से हल हो जाएगा। ये कटा और ये आ जाएगा 15a बराबर 75। क्या आया? 15a बराबर 75। तो a बराबर हो गया 15 × 5 = 75 यानी 5। अब a बराबर 5 हम रखेंगे इसमें, तो क्या है 4a प्लस b, ये है 18 यानी b बराबर हो जाएगा 18। 4 × 5 = 20, उधर जाएगा तो -20 हो गया यानी -2 आ जाएगा। तो a बराबर है 5, b बराबर है -2 और ये हमारे आंसर आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पूरा समझ आया होगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं, बड़े अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है और यहाँ पर हमने इसका विस्तार करना है। ओके, बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आपको फॉर्मूला यानी आइडेंटिटी पता है तो यहाँ पर -x प्लस 2y माइनस 3z इसका स्क्वायर ये हमें बताना है। अब हम जानते हैं चूंकि एक फॉर्मूला है, कुछ लोग फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर करके, कुछ लोग लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। जो आपका मन है वो लिखो। a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर लिखना ज़्यादा सही है क्योंकि x वाई जेड में तो पहले से ही है। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखो या ac लिखो, बात एक ही है। अब हम क्या रखेंगे कि देखो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ रखो -x, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 2y और जहाँ जहाँ c है वहाँ पे -3z रखने पर तो क्या होगा -x प्लस 2y माइनस 3z का स्क्वायर हुआ a स्क्वायर यानी -x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी -3z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो बिल्कुल वैल्यूज पुट करनी है, प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। तो ये हो जाएगा विस्तार करके x माइनस एक्स का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ये हुआ 2 दूनी 4 xy 2 दूनी 4 3 12 और प्लस माइनस का माइनस आएगा -12 yz और ये हुआ माइनस माइनस का प्लस 3 दूनी 6 zx लिखो या xz लिखो, बात एक ही है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि सर बुक में तो xz लिखा है आपने zx लिख दिया, ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, ये सही है। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सही हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर हमने इसके गुणनखंड करने हैं। अब इसमें वही सर्व समीका लगेगी जो
क्वेश्चन नंबर 11 में लगी थी, वही आइडेंटिटी लगेगी। ओके, आइडेंटिटी क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो इसको थोड़ा पलट के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज हमने इसके गुणनखंड करने हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये है सर्वसमीका। ओके, इसका यूज़ हम करेंगे। एनीवे, सबसे पहली बात हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, जिसका हमने गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हम यहाँ पे नोट करेंगे। 16yz माइनस 20xz। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूले का आकार देना है, इसकी शेप देनी है हमने इसे। अब कैसे देंगे? तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी वो है कि माइनस किधर किधर है। माइनस एक इधर है और एक इधर है, इनमें माइनस है। इन दोनों में क्या कॉमन बात है? इन दोनों में x दोनों में है। अब x दोनों में यानी x वाला माइनस है, तो यहाँ पे x वाला माइनस है। ओके, तो यानी ये होगा माइनस, और ये किसका वर्ग होता है? 5x का। फिर ये है 4y का स्क्वायर और ये 2z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमने लिख दिया है बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद इसको लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम फोकस करेंगे इसमें। तो जो ये लिखा है वही यहाँ पर लिखना है। ये a है, ये b है, ये c है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास है, प्लस 2ab, यानी a की जगह पे हमें लिखना है ये, और b की जगह पे ये लिखना है, प्लस 2bc, है ना। आप यहाँ देखते रहो और फिर इनको देखो। तो b है ये और c है 2z, प्लस 2ca प्लस 2ca, तो c है ये क्या 2z और a है माइनस 5x, है ना। तो अब आप देखेंगे कि बिल्कुल 2ab 2bc 2ca बिल्कुल ये फॉर्मूले की शेप बन रही है। तो अब क्रॉस चेक आप करना चाहें तो कर लो, इससे आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो जो यहाँ पर है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल 5 × 10 10 × 40 बिल्कुल ये आ रहा है। इस तरह से थोड़ा बहुत आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। बट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस शेप में इसको कैसे लिखा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अब जो है हम ये सर्वसमीका, देखो ऊपर हमने केवल इसलिए लिखा था ताकि आपको हेल्प मिले ये लिखने में, लेकिन अब एक्चुअल में हम यहाँ पर लिखेंगे। हम लिखेंगे कि चूंकि ये सर्वसमीका लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? a बराबर रखेंगे क्या? माइनस 5x, b बराबर 4y, c बराबर 2z रखने पर। अब ये रखेंगे तो क्या होगा? अब इसमें रखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो वही आएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2ab a b प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये क्या होता है? राइट हैंड साइड में रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यानी a ये है, b ये है और c ये है, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर है। अब क्योंकि हमने गुणनखंड करने इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे। तो ये हुआ, फिर हमने एक बार ये लिखा और दूसरा बार भी वही चीज़ लिख देंगे, क्योंकि वर्ग है तो हम 2 बार इसको लिख रहे हैं।
और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है और यह क्वेश्चन भी इसी सर्वसमीका पर आधारित है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें ये रूट वगैरह है, तो कई बच्चे इस रूट को देख के बड़े कंफ्यूज होते हैं। ओके, बट कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। करते हैं इसे। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ये है। इसका हमने गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह देखते हैं कि माइनस किधर है। माइनस इन दोनों में है, और इन दोनों में क्या चीज़ एक जैसी है, x दोनों में है, यानी x वाला माइनस है, तो ये माइनस होगा। लेकिन ये किसका पूर्ण वर्ग है? तो क्लियरली ये √2x का पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है। ये होगा y², और 8 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 8 होता है 2√2 इसका पूर्ण वर्ग, इसका ध्यान रखना, ठीक है। z, ये हो गया है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद इस फॉर्मूले की, इस आइडेंटिटी की, इस सर्वसमीका की आवश्यकता है हमें, क्योंकि हमने इतना हिस्सा जो है वो तो हमने ये लिख दिया है, बट इस हिस्से को भी तो हमने लिखना है फॉर्मूले की शेप देकर। लेकिन आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको यहाँ देखना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ है, देखो, ये a है, ये b है, और ये c है। तो a² प्लस b² प्लस c² हो गया, प्लस 2ab, 2a है ये, माइनस √2x, और b है y, प्लस 2bc, bc प्लस 2ca, 2ca माइनस √2x, ठीक है। ये आ चुका है। तो यहाँ पर जो ये है, इसको हमने अब इस तरह से लिख दिया है। और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। इसको यहाँ पर अगर आप ये गुणा करें तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है ना। इसका गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल यही आ रहा है, तो सब ठीक ठाक है। तो यहाँ से इसको हटाते हैं। ओके, और अब हम ये फॉर्मूला, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखने का ये पर्पस था जिससे कि आप ये लिख सकें ठीक से। लेकिन फॉर्मूला एक्चुअल में हमें अब लिखना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, मैं यहाँ से फॉर्मूला हटा के नीचे इसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। तो चूंकि ये है, इसीलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, a रखेंगे, a की जगह पे हमें ये रखना है माइनस √2x, b अपना y है, और जो c है ये है 2√2z रखने पर। ओके, ये हमने रखा। a है ये माइनस √2x का स्क्वायर प्लस y² प्लस c है स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बिल्कुल इस फॉर्मूले में रख रहे हैं हम ABC जो हमने यहाँ पे लिया है, माइनस √2x इंटू वाई। बेसिकली ये पूरा का पूरा हम ये लिख रहे हैं, प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो गया है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्योंकि होल स्क्वायर है तो दो बार हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके गुणनखंड करने हैं। तो 2√2z एक बार ये, और माइनस √2x प्लस y प्लस 2
2z। दो बार हमने इसे लिख दिया है, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने इसे सरल करना है। अब जब भी आपके पास इस तरह से कुछ सरल करने को आए, एक जैसे हैं, बस यहाँ पे माइनस है बीच में और यहाँ प्लस है बीच में, उनका क्यूब है, तो इनको हमें कुछ ले लेना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि देखो होता क्या है वैसे, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a का इसमें गुणा होगा a स्क्वायर बन जाएगा और माइनस माइनस का प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया है। अब हम a प्लस बी का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम इन्हें माइनस करें तो क्या होगा, माइनस a प्लस बी क्यूब, यानी हम इसमें से इसे माइनस करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम इन्हें सेपरेट करते हैं, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है यहाँ पे, वेल a क्यूब से a क्यूब यहाँ पे कट रहा है और इससे ये कट रहा है, क्या बचा, -2b क्यूब बचा, क्योंकि माइनस बी क्यूब ये है और माइनस बी क्यूब यहाँ पर है, और -3 ये है, तो ये हो जाएगा -6a स्क्वायर b, है ना। क्या है ये चीज़ है ये। अब हम क्या करेंगे कि a बराबर रखेंगे 2x एंड b बराबर रखेंगे 5y। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको माइंड में रखकर, रखने पर, तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी 2x माइनस 5y का क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का क्यूब, और यहाँ पर देखो b है 5y, a है 2x 5y, तो ये हो जाएगा -2, 5 का क्यूब होता है 125y क्यूब माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 5y। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा -250y क्यूब, और ये है 6 चौको 24, 5 चौको 20, 120 माइनस 120 x स्क्वायर y। ये हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड करना है। इसके गुणनखंड में जिस सर्वसमीका का यहाँ पर प्रयोग होगा, जिस फॉर्मूले का प्रयोग होगा, उसे मैं पहले लिख देता हूँ। ये अलग बात है कि उसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, पहले मैं इसे लिख रहा हूँ जिससे कि आप इसको प्रॉपर शेप में लिख पाएँ। अब देखो, फॉर्मूले को हम ए बी के रूप में लिख सकते हैं या एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर ए पहले से ही है, बेस्ट है कि आप एक्स वाई में लिखो। तो ये है फॉर्मूला, क्या है कि x माइनस वाई का क्यूब, ये होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब
-3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसे इस रूप में लिखना है और बाद में फिर हम इस रूप में लिख देंगे और बाद में 3 अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये जो बहुपद है ये है, इस रूप में इसे लिखना। ठीक है, आप चाहो तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई का क्यूब ऐसे। तो यहाँ पे ओके, 1 किसका क्यूब होता है? 1 का ही क्यूब होता है। -64 4 का क्यूब होता है। ठीक है, अब ये लिख दिया ना, बस इतना इम्पॉर्टेंट है ये, इस पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ फोकस करो कि यहाँ क्या है। यहाँ है -3xy। देखो ये x है और ये y है, x y है ना, और फिर है x माइनस वाई। तो ये हमने लिख दिया इसको इस तरह से। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो यही है, लेकिन इसके हिसाब से कर दे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बेस्ट है फॉर्मूले को ध्यान में रख के लिखो इसे। बात समझ आ गई? ओके, और अब हमें क्या करना है, अब ये फॉर्मूला हम एक्चुअल में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये आएगा नीचे, तो फॉर्मूला एक्चुअल में इधर आता है ये। तो हम ये लिखते हैं कि चूंकि ये होता है, अब यहाँ पर x की जगह पे हमें 1 रखना है और y की जगह पे हमें 4a रखना है रखने पर। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 4, ये जो है यहाँ पर 4a क्यूब -3, ये लिखा x1 है। ये बेसिकली यही चीज़ हमने लिख दी है। ये हो जाएगा 1x1 है -4a का होल क्यूब। तो इस फॉर्मूले में हमने a और b x और y की जगह पे रख दिए हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये क्यूब है तो इसको हम 3 बार लिख देंगे, 1 2 और 3। ये हो गया है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है और हमने यहाँ पर इनका गुणनखंड करना है। इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a क्यूब प्लस 2√2b³। देखो ये होता है a क्यूब, तो a क्यूब है 2√2b³, ये है √2b का होल क्यूब, है ना। √2 का क्यूब 2√2 होता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, तो हम लिखेंगे कि चूंकि x क्यूब प्लस वाई क्यूब ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x बराबर हम रखेंगे a, y बराबर रखेंगे √2b रखने पर, है ना। तो हम यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस √2b³। ये है क्या, अब राइट हैंड साइड में रखेंगे हम, तो a प्लस √2b और यहाँ पर ये होगा एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसमें हमने रख दिया a और b, मतलब x और y की जगह पे जो है। तो ये हो जाएगा, आई मीन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो यही है ना जो ये थी। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, a प्लस और ये हुआ a स्क्वायर माइनस
√2 AB प्लस 2 ये b है 2b²। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, सेकेंड पार्ट 2a7 माइनस 128a। यहाँ कॉमन लेंगे सबसे पहले हम 2a, तो ये हुआ a⁻6 माइनस 64, है ना। गुणनखंड का पहला नियम होता है कि जो पूरे में से कॉमन आ रहा हो कॉमन ले लो। 2a ये है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ये है a³ का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर x² माइनस y² का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा, एक बार प्लस किया हमने और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि x² माइनस y² होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देखो 2a और ये है a³ प्लस 2³ और ये है a³ माइनस 2³। अब यहाँ पर दोनों के हम गुणनखंड करेंगे, इसके भी और इसके भी। यानी एक में तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा, x³ माइनस y³ बराबर, मतलब प्लस वाले में है x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², और जिसमें माइनस है तो उसमें एक तो ये माइनस हो जाता है और एक ये, इसका साइन बदल जाता है, ये प्लस हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो ये साइन बदल चुके हैं। तो आई होप आपको फॉर्मूले समझ आ गए होंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो गया 2a, सबसे पहले तो ये है x प्लस, ठीक है, x यहाँ पर देखो a है और y यहाँ पर 2 है, तो बिल्कुल फॉर्मूले हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से देखो आप, x² यानी 2 का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर माइनस xy यानी a इंटू 2। ध्यान से रखो ये x और ये y है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। और y² यानी 2 का स्क्वायर, ये है इंटू साथ में क्या है, साथ में अब ये माइनस में है, तो अगेन ये x और ये y है। तो देखो x माइनस वाई यानी a-2 x² प्लस xy प्लस y²। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a, a प्लस 2 और a-2 इनको एक साथ लिख देते हैं, और इसे ये है a² माइनस 2a प्लस 4 और ये है a² प्लस 2a प्लस 4, ठीक है। और ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 एंड xy 27 है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान ज्ञात करना है पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं और देखते हैं कि क्या सभी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो x³ प्लस y³ ये होता है x प्लस वाई x² प्लस y² माइनस xy। कभी कभार स्टूडेंट्स इसको पहले लिखते हैं और इसे बाद में लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर
पहले लिखेंगे और इसे बाद में लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे हमारे पास ये है, लेकिन ये नहीं है। तो ये नहीं है तो ये फिर कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा ना। तो पहला क्या काम हम करेंगे कि ये ज्ञात करेंगे कि ये क्या है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा इस फॉर्मूले से, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे हम इसका मान रखते हैं, x प्लस वाई है 12 का वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस और xy है 27। तो ये है 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 54। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 54 बराबर 90। तो ये 90 आ चुका है। अब देखो हमारे पास ये तो पहले से ही था, ये भी पहले से ही था और ये हमने निकाल दिया है, तो बस अब हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला एक्चुअल में हम अब लिखेंगे। पहले तो बस अपनी सुविधा के लिए हमने लिखा था, बट अब हम लिखेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले को। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ऐसा होता है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई है 12, ये हम निकाल चुके हैं, और x माइनस वाई है 27। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 90 में से 27 गया तो क्या हुआ 63। तो ये हुआ 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 6 के 72, 3 75, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, हमने इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है। वो क्या है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये होता है 3xyz। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि माना x बराबर है p माइनस क्यू, वाई बराबर q माइनस आर, z बराबर r माइनस पी। तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं, क्या आ रहा है p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस पी। तो यहाँ पर ये सब कट रहे हैं और ये आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। यानी अगेन xyz की जगह पे वैल्यूज रखेंगे हम, p माइनस क्यू क्यूब प्लस q माइनस आर क्यूब प्लस r माइनस पी क्यूब। ये है 3 इंटू पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी, और यही इसके गुणनखंड है, यही हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हमने इसे सरल करना है, बड़ा आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 18 में जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की थी, सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो क्या थी, देखो कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये हो जाता है 3xyz। अब सबसे पहले हम ये लेंगे न्यूमरेटर वाला, ऊपर वाला। तो यहाँ पर देखो x बराबर हम रखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, ये x ये y ये z, एंड z बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखने पर। तो क्या होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड,
ये क्या है? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये कटा और ये कटा, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये होगा 3xyz। ठीक है ना? तो ये हुआ 3xyz। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू XYZ, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो हमने सरल करके लिख दिया है ये। अब बारी है जो नीचे लिखा है। अब x बराबर a माइनस बी, वाई बराबर b माइनस सी, z बराबर c माइनस ए रखने पर तो आप समझ गए होंगे कि किस तरफ ये सॉल्यूशन जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और ये देखेंगे कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो a से a कटा, b से b, c से c, ये हुआ 0। तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चूँकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz। तो वापस हम रख देंगे, वापस x की जगह पे हमने क्या रखना है? a माइनस बी क्यूब, y की जगह पे b माइनस सी क्यूब। ठीक है ना? मतलब x की जगह पे a माइनस बी, y की जगह पे b माइनस सी, z की जगह पे c माइनस ए। 3xyz, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। क्लियर हो गया? तो दोनों हमें मिल चुके हैं, हमें अंश और हर दोनों मिल चुके हैं, ये भी और ये भी। तो अब हम लिखेंगे फाइनली कि इसीलिए जो क्वेश्चन था क्या? प्लस तो ये क्या होगा? ऊपर वाला तो हमने ये निकाला था 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, और जो नीचे है इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो हम ऊपर वाले के गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी प्लस सी इंटू, एक काम करते हैं 3 को 3 से यहीं उड़ा देते हैं, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और ये सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो यहाँ पे ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, बी माइनस ए से बी माइनस सी माइनस ए से सी माइनस ए, और इवेंचुअली हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा सोल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 20, यदि a प्लस बी प्लस सी 9 है और ये भी दिया है तो हमें इसका मान याद करना है। तो जिसका मान याद करना है उसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये और ये है, हमारे पास ये नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो फिर ये कैसे निकलेगा? तो पहला काम हम क्या करने वाले हैं, इसका मान याद करेंगे। ये एक्चुअल में है क्या जो मैं आपको कह रहा था? देखो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सबसे पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या ये होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल जाएगा। ओके, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ये 9 है, 9 स्क्वायर और ये 35 है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 35 है। 2 हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 81 हुआ, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये है 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना? 6 और ये हुआ 7 में से ये गया 4, 46। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हुआ 23। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें ये मिल चुका है जिसकी कमी थी। अब हमारे पास ये भी आ चुका है, बाकी दोनों तो पहले से ही थे, तो बस आराम से आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 नाम दें या इसको दोबारा लिख दें, ठीक है ना? चलो इसको समीकरण 1 नाम देते हैं और हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में रखने पर तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमें क्या मिलेगा? एक तो ये है a प्लस बी प्लस सी जो कि 9 है, दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 35 है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये 23 है। तो वेरी सिंपल, माइनस करो 12, 12 9 108, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। ओके, ऑलराइट, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपका ये चैप्टर और बेहतर ही हुआ होगा और आपके एग्ज़ाम में आपकी डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। बाकी चैप्टर्स जो मैं अपलोड कर चुका हूँ उनके वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।